Good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. आवाज आ रही है सबको क्लियर? Yes, sir. Okay. So as I told you, today we'll do electrochemical cell and Nernst equation. बिल्कुल हम शुरू से पढ़ रहे हैं and I find that some students are not able to understand this properly. So feel free to ask me any questions. But once we are through with this topic, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है तो न्यूमेरिकल के लिए, ask me as many times as you want, but एक बार कर लोगे तो इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए. जितने मर्जी क्वेश्चन पूछना, चाहे इसमें 1 क्लास लगे या 2 क्लास लगे. इसके बाद अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ठीक होना चाहिए. मैं बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहा हूँ टॉपिक, तो यू डोंट नीड एनी प्रायर नॉलेज. दोनों चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए, एनसीईआरटी और बुकलेट. जब भी जो पेज नंबर चाहिए होगा, आई जस्ट लेट यू नो. सो आई जस्ट स्टार्ट. जैसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो बिफोर वी स्टार्ट विद एनी न्यूमेरिकल्स और एनीथिंग. Electrochemical cell, if you're asked what are electrochemical cells, you say which can convert chemical energy into electrical energy, जिसको हम डे टू लाइफ में सेल बोलेंगे. तो अगर हम टीवी के रिमोट में एक सेल डाल रहे हैं, उसके अंदर केमिकल है. जब मैं टीवी के रिमोट का बटन प्रेस करता हूं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, एंड दैट केमिकल एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सेल चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ये डेफिनेशन है. अब इसके लिए मैं जब सेल क्रिएट कर रहा हूं तो मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है. इट इज डायरेक्टेड फ्लो of charge, and since we are taking charge in the form of electrons, so electricity is directed flow of electrons. This primarily means, say ये वायर है, इसमें मैं 2 पॉइंट लेबल कर देता हूँ, ए और बी. अगर मैं ये इंश्योर कर दूं कि कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली, दैट इज अ डायरेक्टेड फ्लो. Electrons are moving from point A to point B. In physics, you have the convention that the current will be flowing from B to A. तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो तुम ये ले रहे हो. तो तुम अगर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना चाह रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इलेक्ट्रिसिटी इज डायरेक्टेड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो हर सेल में देयर हैव टू बी वेरी क्लियर टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स. डायरेक्टेड फ्लो सिर्फ तब हो सकता है, ये मैंने 2 जार लिए, दिस अप्लाइज टू ऑल पॉसिबल सेल्स, जितने भी सेल्स होंगे. एक हाफ कंटिन्यूसली दूसरे हाफ को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा. हर सेल का बेसिक डिजाइन सेम रहेगा. तो जो हाफ कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, तो मैंने पहली क्लास में इलेक्ट्रो के बताया था कि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. ऑक्सीडेशन इज सिंपली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कोई भी सेलो केमिस्ट्री में जहां पे ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड बोलते हैं. तो ये अगर डायरेक्टेड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब ध्यान से सोचो, जार एक्स से जार वाई की तरफ कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं. तो जो जार एक्स है वो
इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, दैट मीन्स इस एंड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड दिस एंड विल बी कॉल्ड एज एनोड. ऑटोमेटिकली द अदर एंड, उस पे रिडक्शन हो रहा है, एंड दैट विल बी टर्म्ड एज कैथोड. तो तुम्हें अगर बोलें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे क्या होता है, तुम्हारा आंसर है ऑक्सीडेशन, और यू कैन से इट इज सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कैथोड पे रिडक्शन होता है और इट इज एन एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा, ये बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन आया था. करंट फ्लोज फ्रॉम विच साइड टू विच साइड, क्या आंसर लिखेंगे इसका हम? कैथोड टू एनोड. Y to X. Y to X. करंट फ्लोज फ्रॉम Y to X. अब सपोज ये सेल काम कर रहा है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट इसने काम किया. ये अगर उसको इलेक्ट्रॉन देता गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर Y इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता गया तो नेगेटिव हो जाएगा. तो इन दोनों के बीच में हम एक इंटरफेस यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज का काम बड़ा सिंपल है. सिंस यू ऑल डन फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी इन 12th itself, A for the current to flow the circuit has to be complete. तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है. इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, इस साइड से आयन इधर आ जाएंगे. तो सपोज इसमें OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव इस साइड पे फ्लो करना शुरू कर देगा, इधर जा रहा होगा. तो ये क्या करेगा, सॉल्ट ब्रिज के 2 रोल आपने याद रखने हैं. पहला, वो सर्किट को कंप्लीट कर देता है. दूसरा, वो एनोड और कैथोड को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है. उन पे चार्ज नहीं आने देगा. चार्ज इन द सेंस, दिस विल नॉट, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस विल नॉट बिकम पॉजिटिव बिकॉज इसको कहीं से आयंस मिल जाएंगे. सॉल्ट ब्रिज इज प्रोवाइडिंग एन इंटरफेस फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब ये वाला पॉइंट बुकलेट है अगर तो निकाल लो एक बार. बुकलेट में just take out page number 65. ये 2 पॉइंट मार्क्ड होने चाहिए. This can come as a 1 mark or a 2 mark question in board exam. What is the function of salt bridge? सारा याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 पॉइंट ये याद कर लेना, which are highlighted right now. अब हम इसी डिजाइन को प्रैक्टिकली बनाते हैं जो सेल हम यूज करते हैं. लेट्स से मैंने इस तरह से किया. यहां पे you have zinc, which is dipped in ZnSO4. On the other end, you have this, on this end you have copper, which is dipped in CuSO4. ये combination हमने लिया, zinc dipped in ZnSO4, copper dipped in CuSO4. Zinc is more reactive than copper. मेटल जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, मेटल्स इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं. जब मैं जिंक और कॉपर को कनेक्ट करूंगा, जिंक क्योंकि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, वो इलेक्ट्रॉन दे देगा. जिंक will form Zn2 plus and give off 2 electrons. आयंस सॉलिड स्टेट में नहीं होते, वो सोल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं. तो ये जो जिंक रॉड है यहाँ पे, इसमें ये Zn2 plus बनता जाएगा, यहाँ पे यहाँ आता जाएगा, और इसने जो इलेक्ट्रॉन दिए वो ऐसे करके दूसरी साइड पे जाना शुरू कर देंगे. अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंचे, कॉपर सल्फेट में
Cu2+ होगा, it will be forced to accept the 2 electrons which are sent by zinc side to form copper metal solid. तो इसके अंदर जो आयंस होंगे ये Cu2+, ये यहां जाके सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट होता जाएगा। तुम्हें एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, Zn2+ आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, बन रहा है देखो ध्यान से वो, और Cu2+ आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी क्योंकि वो डिपॉजिट होता जा रहा है। अब जब ये सेल काम करेगा ये वाली चीज पॉजिटिव हो जाएगी, इतनी वाली Zn2+ आता जा रहा है, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव हो जाएगा। और इसमें से अगर Copper2+ डिपॉजिट हो गया तो यहाँ सल्फेट इकट्ठा हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव ना हो इसके लिए हम सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। अब ये मैंने बीच में एक इंटरफेस लगाया, इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर सपोज हमने डाल दिया K2SO4, ये पूरा टूट जाता है। जिंक क्या करेगा, यहां से सल्फेट को खींच रहा है, और ये जो सल्फेट एक्स्ट्रा था वो यहां से यहां चला गया, तो ये सल्फेट की डायरेक्शन हो गई, इट इज मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अब तुम विजुलाइज करो एक बार, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, सल्फेट ऐसे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे गए, सल्फेट ऐसे आया, दोनों तरफ चार्ज डेवलप नहीं होगा और सर्किट भी कंप्लीट हो गया। दिस इज प्रिसाइजली द रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अब जिंक सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एनोड है, इस साइड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये कैथोड है, इस साइड पे रिडक्शन हो रहा है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको आपने याद रखना है, ये छोटा सा पॉइंट है पर गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड क्योंकि सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसको नेगेटिव पोलैरिटी देते हैं, कैथोड को पॉजिटिव पोलैरिटी देते हैं, बिकॉज इट इज एन एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इसमें एनोड नेगेटिव होगा, ये आपने याद रखना है, because it supplies electrons, it has to be electron rich. Since it has to be electron rich, you give a negative sign, दूसरी साइड वाली पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये सेल काम कर रहा है, ये कब तक काम करेगा, इसका बड़ा सिंपल आंसर होता है। 11th के फर्स्ट चैप्टर में एक हमने कंसेप्ट पढ़ा, लिमिटिंग रिएजेंट। तुम क्या कर रहे हो, ये एनोड पे रिएक्शन हो रहा है, ये कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है, दोनों में इलेक्ट्रॉन को सेम कर दो। अगर सपोज एक में 1 है और एक में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर एक में 2 है एक में 3 है तो एलसीएम 6 होगा। एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक को 3 से कर दो, इनसे इंसिडेंटली दोनों में सेम है, दोनों को ऐड कर दो सब, तो Zn सॉलिड प्लस Cu2+, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं सिंपली, गिव्स यू Zn2+ प्लस Cu सॉलिड। इसको बुलाते हैं सेल रिएक्शन। जब तुम सेल रिएक्शन लिखोगे उसमें इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकते। अब इसमें तुमने जितने इलेक्ट्रॉन कट किए हैं दोनों साइड से, 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट बिकम्स योर n, इसका n2 है जो हम बाद में भी यूज करेंगे। तो अब ये अगर तुम्हारा सेल रिएक्शन है, कोई तुम्हें पूछे सेल कब तक काम करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट का जो 11th का कंसेप्ट है बड़ा सिंपल है, दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, जैसे ही पहला खत्म होगा रिएक्शन रुक जाएगा। तो तुम बोलोगे अगर जिंक खत्म हो जाए तो इलेक्ट्रॉन देगा ही कौन, और अगर Copper2+ खत्म हो जाए तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही कौन करेगा। जैसे ही दोनों में से पहला खत्म होगा सेल विल स्टॉप फंक्शनिंग। नॉर्मली जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ये सेल कब तक काम करेगा, सारे बच्चे आंसर करते हैं जब तक जिंक रॉड है, दैट इज हाफ करेक्ट। जब तक Copper2+ है तब तक भी कोई काम करेगा, जैसे ही दोनों में से पहला खत्म हो जाएगा cell will stop functioning. You need a supplier of electrons along with something which has the capability of accepting electrons. The instant the first one gets over or finished, the cell will stop functioning. अब ये पॉइंट सबको क्लियर है, इतना पॉइंट समझ आता है? Yes, sir. Yes, sir. केशव, Sir? तेरा जो क्वेश्चन है which will end first, that I cannot answer, that will depend upon the concentration you used. तुमने हो सकता है यहाँ पे कॉपर 0.1 मोलर लिया हो, किसी और ने 1.7 मोलर लिया हो, वो तो तुम अलग अलग सेल बनाओगे ना। तुम कह रहे हो ये कब तक काम करेगा, जैसे ही दोनों में से पहला खत्म हो जाएगा सेल काम करना बंद कर देगा। मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा ज्यादा लिया है, हो सकता है मैं जिंक सिर्फ 1 ग्राम यूज करूं, अगली बार सेल बनाऊं तो 10 ग्राम यूज करूं, तो वो तो अलग अलग सेल पे डिपेंड करेगा ना। ठीक है, अब
इस सेल में कोई भी सेल हो, उसका सेल रिएक्शन जरूर होता होगा, पक्का है। सेल रिएक्शन में कभी इलेक्ट्रॉन नहीं लिख देना, गलत हो जाएगा। और जो तुमने इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से कैंसिल आउट किए हैं वो तुम्हारा एन है। अब ये सेल किस पोटेंशियल पे काम करेगा, उसके लिए हमने एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला निकाला है। पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमेशा आयुपेक ने रिकमेंड किया कि रिडक्शन के टर्म्स में लिखा जाना चाहिए। वहां चाहे ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, उसकी जो वैल्यू हम यूज करते हैं वो रिडक्शन के टर्म्स में लिखी जाती है, सो दैट all the books carry the same information in chemistry. They could have based on oxidation, they have based it on reduction, ताकि तुम इंडिया की बुक से पढ़ रहे हो, यूएस की बुक से पढ़ रहे हो या जर्मनी की बुक से पढ़ रहे हो, आयुपेक ने रिकमेंड किया है कि जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा जाएगा, इट हैज टू बी रिटन इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन। अब हो क्या रहा है, कैथोड पे एक्चुअली ये कैथोड है, इस पे ये रिड्यूस ही हो रहा है, पर एनोड ऑक्सीडाइज होता है, पर वैल्यू हम रिडक्शन के टर्म्स में लिखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला अपने आप क्या क्रिएट हो जाता है, जब तुम ई नॉट सेल निकालने जाओगे, वो होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब ये माइनस क्यों हुआ, एनोड की मैं वैल्यू जो लिख रहा हूं वो आयुपेक ने रिकमेंड किया रिडक्शन के टर्म्स में लिखनी है, पर मुझे ये पता है कि एनोड पे हो ऑक्सीडेशन रहा है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यहां पे नेगेटिव साइन लगता है। तो ये तुम्हारा सेल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला है। अब ये सेल जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें एक्चुअली जो वैल्यूज होंगी, ई नॉट Zn2 प्लस स्लैश Zn की वैल्यू, कोई वैल्यू याद नहीं करनी, हाइड्रोजन को छोड़ के हाइड्रोजन की वैल्यू 0 होती है। इसकी वैल्यू है -0.76 वोल्ट, और ई नॉट Cu2 प्लस स्लैश Cu, इसकी वैल्यू है +0.34 वोल्ट। ये स्टैंडर्ड टेबल से ली गई वैल्यूज हैं, आपको याद नहीं करनी है। अब तुम ध्यान से देखो ये वैल्यू, ये रिडक्शन के टर्म्स में कैसे पता चलेगा। यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पे 0 है, तो ये रिडक्शन है। यहाँ पे कॉपर +2 है, यहाँ पे कॉपर 0 है, तो ये रिडक्शन है। अगर ये वैल्यू वो एग्जाम में ऑक्सीडेशन के टर्म्स में दे देंगे, तुम इसको रिडक्शन के टर्म्स में ठीक करके लिखोगे। ये अब मैं गलत वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे। Zn/Zn2 प्लस अगर मैं तुम्हें दे दूं, तो इसकी वैल्यू होगी +0.76। वो तुम्हें बोर्ड एग्जाम में ऑक्सीडेशन के टर्म्स में दे सकते हैं, दिस इज रॉन्ग एंड यू विल चेंज इट टू दिस। तुम इसमें चेंज करोगे इसको, तुमने वैल्यू जब यूज करनी है, इट हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन वाली दे दें तो रिडक्शन में चेंज कर लेना। अब तुम यहाँ पे पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो ई नॉट सेल आएगा कैथोड 0.34 माइनस -0.76, तो ये सेल 1.1 वोल्ट पे काम करता है। दिस इज अ वोल्टेज जो घर पे हम छोटे से सेल यूज करते हैं टीवी के रिमोट में, उसकी वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है वो। तो ये जो हमने कॉपर और जिंक का सेल बनाया, ये 1.1 वोल्ट पे काम करेगा। अब इस पॉइंट तक बिल्कुल आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है, वी हैव इनफ टाइम। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तुम बोलोगे cells in which chemical energy changes into electrical energy. That means the cell needs to have very clear two distinct parts. A part which is supplier of electrons, a part which is acceptor of electrons. जो supplier of electrons होगा उसको हम एनोड बोलते हैं, वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसको हम कैथोड बोलते हैं, वहां रिडक्शन हो रहा है। तुम ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड पे है, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड पे है, ऑटोमेटिकली वो ठीक ही आएगा। तो हर सेल के अंदर दो हाफ हो गए, एनोडिक हाफ, कैथोडिक हाफ। एनोड की नेगेटिव पोलैरिटी होती है, कैथोड की पॉजिटिव पोलैरिटी होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। उल्टा मत लिख के आना, बिकॉज आई थिंक यू हैव डिफरेंट आंसर्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सो आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन केमिस्ट्री पार्ट। यहाँ पे देखो,
ये सेम पेज है हमारा 65, इसको मार्क कर लो। एनोड नेगेटिव साइन है और कैथोड का पॉजिटिव साइन है, और ये तुम्हारे सामने सेल बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं, करंट उल्टा फ्लो करता है, दैट इज कैथोड टू एनोड होता है। इलेक्ट्रॉन जहां जा रहे हैं करंट का फ्लो उल्टा होगा, कन्वेंशन उल्टा होता है उसका। अब इस सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये जो हमने लिखा है ये सेल का रिएक्शन है। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसमें हमने याद करना है ABC। एनोड पे क्या था? जिंक सॉलिड। क्या बना? Zn2+। जो भी आयंस की कंसेंट्रेशन है, 1 मोलर लिख रहा हूं सपोज मैं यहाँ पे। बीच में 2 वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज इंडिकेट करते हैं। कैथोड पे क्या था? Cu2+। जो भी इसकी कंसेंट्रेशन है, मैंने सपोज 1 मोलर लिख दिया, स्लैश Cu सॉलिड। इस चीज को हम बुलाते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। ये जो ऊपर लिखा हुआ है दिस इज सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन हैज टू बी बैलेंस्ड। सेल रिप्रेजेंटेशन इज ओनली टेलिंग यू व्हाट इज हैपनिंग। एनोड पे क्या था, उससे क्या बना, कैथोड पे क्या था, उससे क्या बना। तो अगर मैं जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं उनको यूज करूंगा तो मेरी रिएक्टेंट साइड क्रिएट हो जाएगी। जिसको मैं स्क्वायर बॉक्स में डाल रहा हूँ वो मेरे प्रोडक्ट्स हो जाएंगे अपने आप। इक्वेशन में इससे क्रिएट कर लूंगा। सो सेल रिप्रेजेंटेशन जस्ट टेल्स यू व्हाट इज हैपनिंग एट एनोडिक साइड एंड कैथोडिक साइड। यहां तक समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. What I'm trying to do is I'm trying to teach you in slightly more detailed way so that कोई भी क्वेश्चन अगर किसी भी पार्ट से आएगा यू शुड बी एबल टू डू इट। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे ये टेबल मैं यूज कर रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तुमने कोई वैल्यू इसमें याद नहीं करनी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को छोड़ के उसकी वैल्यू 0 होती है। ये टेबल की वैल्यूज पेपर में दी होती हैं, तुम्हें बुकलेट में टेबल पेज 70 पे दिया हुआ है। दिस इंटायर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो एक तो पेज 70 निकालो, इसके टॉप पे एक लाइन लिख लो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज बेस्ड ऑन रिडक्शन। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज बेस्ड ऑन रिडक्शन। दैट हैज बीन रिकमेंडेड बाय IUPAC, सो हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज बेस्ड ऑन रिडक्शन। अब देखो, हर इक्वेशन चेक करो इसमें, हर इक्वेशन ऊपर से नीचे तक सब में रिएक्टेंट साइड पे इलेक्ट्रॉन है। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सारी इक्वेशन एक ही है, सब में इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड पे, तो पूरा टेबल रिडक्शन पे बेस्ड है। हम पॉजिटिव से शुरू कर रहे हैं, बीच में 0 दिया हुआ है। ये हाइड्रोजन के हेल्प से हमने सारा टेबल क्रिएट किया है, तो आर्बिट्रेरली हमने उसको वैल्यू 0 दे दी है। सिर्फ ये इक्वेशन तुमने याद करनी है एग्जाम के लिए। 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू H2, इसकी वैल्यू 0 है और इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये इक्वेशन याद करनी है आपने, इसको छोड़ के कोई इक्वेशन कोई वैल्यू इनमें से याद नहीं करनी है। अब मुझे सपोज एग्जाम में E0 निकल 2+ निकल, इसकी वैल्यू दी हुई है -0.25। मैं टेबल से वैल्यू ले रहा हूं, एंड आई एम गिवन E0 Cr3+, क्रोमियम 3+/Cr, इसकी वैल्यू है -0.74 वोल्ट्स। अब मुझे उन्होंने ये 2 वैल्यू दे दी, मुझे ये बताना है कौन सा एनोड होगा कौन सा कैथोड होगा। मुझे उसका रिएक्शन लिखना है सेल का, और मुझे सेल रिप्रेजेंटेशन भी बताना है। तो मैं शुरू कैसे करूंगा? ये 2 वैल्यूज मेरे सामने हैं। सबसे पहले मैं चेक करूंगा ये वैल्यू रिडक्शन के टर्म्स में है या नहीं है। नहीं है तो मैं ठीक करूंगा। यहाँ पे ये +2 है,
ये 0 है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन। यहाँ पे +3 है, ये 0 है, this is again in terms of reduction. That means the values that are given to me are correct. So I'll take these values. I don't have to correct anything. These are correct values. They are written in terms of reduction. E naught is in terms of reduction. Higher number or higher value means more tendency to get reduced. It's as simple as this. ये पूरा E naught रिडक्शन पे बेस्ड है, मैंने चेक कर लिया, ये दोनों रिडक्शन पे बेस्ड है। जिसकी वैल्यू बड़ी होगी इसका मतलब वो ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है। और रिडक्शन कहां पे होता है? रिडक्शन हैपेंस एट कैथोड। अब मैथमेटिकली अगर ये दो नंबर मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये दोनों नेगेटिव नंबर हैं, तुम साइन को इंक्लूड करोगे, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? -0.25। क्लियर है सबको? इतना नंबर लाइन आता है, -2.5 -0.25 -0.74 से न्यूमेरिकली बड़ा है। सबको क्लियर है क्लास में? यस सर। ये चीज किसी ने नोट करनी है तो कर लेना, इसको याद रखना है तुमने, ये चाहिए होगा। ई नॉट रिडक्शन के टर्म्स में जिसकी वैल्यू बड़ी है वो ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है, तो वो कैथोड होगा। इन दोनों में से निकल कैथोड है, तो मैं ई नॉट सेल निकालता हूं जब, मेरा फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड माइनस -0.74, ये वैल्यू आ जाएगी 0.49 वोल्ट। ये सेल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.49 वोल्ट पे सेल काम करेगा। अब ये कैथोड है, ये एनोड है। एट एनोड, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन करते हो? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो Cr, ये चीज रिडक्शन है, ये रिडक्शन है, पर एनोड पे होता ऑक्सीजन। इसका उल्टा कर दो, तो एनोड पे Cr3+ बनाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। एट कैथोड ये रिडक्शन है और कैथोड पे होता भी रिडक्शन है, यही साइड कर दो। इसमें कम दिमाग लगेगा, उल्टा जाना ही नहीं। Nickel 2+ will accept 2 electrons and form nickel. Now just try and see this. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले में इसमें 3 है। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तुम्हारा सेल रिएक्शन आ जाएगा। एंड आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली आल्सो, सेल रिएक्शन कैन नॉट हैव इलेक्ट्रॉन। सो 2Cr plus 3 nickel 2+ tends to give you 2Cr3+ plus 3 nickel. This will be solid, this will be solid, ions will have their specific concentration. This is your cell reaction. अब सेल रिप्रेजेंटेशन इससे बड़ा आसान है, उसमें दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कुछ ABC लिखना है, ABC। एनोड पे क्या था, तुम इस इक्वेशन को, एनोड पे क्या था? क्रोमियम, सॉलिड होता है। क्या बना? Cr3+, जो भी कंसेंट्रेशन है। 2 लाइनें ब्रिज, ये 2 लाइनें ब्रिज इंडिकेट कर। कैथोड पे क्या था? निकल 2+। लाइन क्या बना? निकल सॉलिड। कोई बैलेंसिंग नहीं, कुछ नहीं, 2 3 कुछ नहीं लिखना होता। क्या था, क्या बना, क्या था, क्या बना। दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन। अब तुम्हें सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल रिएक्शन और सेल पोटेंशियल 3 चीजें समझ आती हैं? Yes. And I'll tell you the stakes. Imagine this entire chapter. This chapter has 2 distinct parts: electrochemical cells and electrolytic cells. Our couple of first 2 classes which I took were electrolytic cells. उसमें electrolysis हो रहा था, ये conduction हो रहा था। आज हम पूरे चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। तो सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं समझ आएगा तो आधा चैप्टर खत्म है तुम्हारा। कोई भी जितना मर्जी वेग क्वेश्चन है, अगर दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ लो मेरे से, बिकॉज Sir, I got a नाउ
हाँ बोलो बोलो। exams. Sir, I got a question in my exams की cell when the cell will stop functioning. नहीं सर पूछेंगे, मैंने यही नहीं से नहीं, दे विल लिखा। नॉट आस्क सर यू। मैं लिखा था एक बार, क्वेश्चन आया था एग्जाम्स में मिड टर्म में। तो मैंने लिखा था कि जब Zn के Zn खत्म हो जाएगा, Zn रॉड या फिर उधर से कॉपर आयंस खत्म हो जाएंगे, ZnSO4C वही सेल था। तो उन्होंने रॉन्ग कर दिया, उन्होंने बोला व्हेन ई सेल विल बिकम इक्वल टू ई नॉट सेल देन द सेल विल स्टॉप फंक्शनिंग। यू आर आस्किंग मी समथिंग वेयर वी हैव टू गो। मैं अभी ई नॉट सेल और ई सेल में तुम्हें अलग अलग फर्क भी नहीं बताया मैंने, ठीक है। जो मैंने तुम्हें कहा है, आई स्टिल होल्ड माई स्टेटमेंट। जिसने क्वेश्चन दिया है आपको, उसको बोलो 2 जार लेते हैं और इसमें मैं जिंक रॉड को हटा देता हूं, बना के दिखाओ सेल। वी नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन कॉमन सेंस, इजंट इट? तुम अगर यस हल्का सर। भी कॉमन सेंस यूज करो, दिमाग लगाओ, दिमाग, अब ये दिमाग का सवाल है, मेरी और तुम्हारे में इसमें मेरी नॉलेज का कोई लेना देना नहीं है। ये सेल काम कर रहा है, इस तरह से काम कर रहा है। तुम्हारे पास जिंक ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा? तुम्हारे पास कॉपर 2+ नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? तो सेल कहाँ से काम कर जाएगा? जो तुमने लिखा है वो करेक्ट आंसर है। जो क्वेश्चन था वो कुछ और पूछना चाह रहा है। वो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है वो जब हम नर्ट्स इक्वेशन करेंगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। मान्या क्या लिखा है इन कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन इफ इट इज गिवन यू हैव टू राइट इन सेल रिप्रेजेंटेशन। यस, यहाँ पे जो भी कंसंट्रेशन वो दिया होगा, यूजुअली अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हम 1 मोलर यूज कर लेते हैं, तो ये तुम्हें लिखना पड़ेगा। अब जो मेन कंसेप्ट हम उस पर आ रहे हैं, इसका तुमने, मैं जूम कर रहा हूं, तुम्हें सबको यहां तक समझ आया है, ठीक है। इसका तुमने ये पोटेंशियल निकाला है 0.49। ये पोटेंशियल उसका एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए होगा सिर्फ, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज सिर्फ तब होती हैं जब आयंस की कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है। या गैस है तो उसका प्रेशर 1 atm होता है 1 मोलर पे। अब तुम ये सोचो, ये सेल काम कर रहा है, एक फ्रैक्शन के लिए भी अगर काम करेगा तो ये 1 मोलर निकल 2+ निकल बना देगा, तो ये 1 मोलर से कम हो जाएगा। और अगर Cr है, ये 1 मोलर है, Cr3+ बनाएगा तो ये 1 मोलर से ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो वैल्यूज थी ये सिर्फ 1 मोलर पे थी। तो this potential will exist when all the ions are 1 molar, but that situation is only going to exist for a fraction of a second. तो E नॉट सेल निकालना बड़ा सिंपल है, वो 11th तक का सिलेबस में दिया हुआ है। 12th में हम कह रहे हैं तुम पोटेंशियल निकालो जब कोई भी कंसंट्रेशन हो। जब कोई भी कंसंट्रेशन हो तो उसको नर्ट्स इक्वेशन से निकालते हैं। नर्ट्स इक्वेशन का डेरिवेशन तुमने नहीं करना है, यू डोंट हैव द डेरिवेशन इन योर सिलेबस, यू ओनली हैव द एप्लीकेशन। तुम जो निकाल रहे हो वो ई नॉट सेल है। दिस टॉपिक इज इन क्लास 11, एनसीईआरटी 11th में दिया हुआ है। 12th में तुम निकाल रहे हो ई सेल। तुम्हें दोनों के बीच में डिफरेंस पहले क्लियर होना चाहिए तो ध्यान से समझ आएगा। ई नॉट सेल is a constant value for any two given metals, because उनका स्टैंडर्ड पोटेंशियल मैं टेबल से लूंगा, फॉर्मूला यूज करूंगा, कैथोड माइनस एनोड, मेरा हर बार वही आंसर आएगा। जिंक और कॉपर होगा तो 1.1 ही आएगा। दिस इज ओनली डिफाइंड when all the ions are at 1 molar concentration, but that is only going to stay for a fraction of a second. जो प्रैक्टिकली होता है लैब में यूज, वो होता है ई सेल। दिस हैपन्स एट एनी कंसंट्रेशन। तो तुम्हें बोर्ड में 12th के पेपर में ई नॉट सेल निकालने को नहीं पूछ सकते हैं, वो 11th में है, वो बहुत आसान हो जाएगा बोर्ड के लिए। तुम्हें ई सेल पूछेंगे तो तुम क्या करोगे? मैं इसी इक्वेशन का एग्जांपल ले रहा हूं। ई सेल which is at any concentration, I'll repeat, any concentration, is equal to E naught cell which is at 1 molar concentration minus 2.303
RT अपॉन NF log Q। ये इक्वेशन का डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, यू डायरेक्टली हैव टू यूज द इक्वेशन। पूरे कोर्स में बहुत जगह 2.303 आता है, वो तुम्हें पता है लॉग का बेस चेंज करते हैं, ई से 10 तो आ जाता है। आर की वैल्यू 8.314 होती है। इलेक्ट्रो में हर जगह टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, टेम्परेचर कभी डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं ले सकते हो। फेरेडे की वैल्यू होती है 96500। तो हर क्वेश्चन में 2.303, 8.314, 298 और 96500 लगेंगे। तो जब मैं इनको पुट कर देता हूं तो मेरा फॉर्मूला थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में आ जाता है, -0.059 अपॉन n log Q। तुम बोर्ड एग्जाम में ये लिखने के बाद ये लिख सकते हो, डायरेक्टली नीचे वाला भी लिख सकते हो, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स वो कैसे आता है। इसमें n जो है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड, जो तुमने दोनों साइड से कट किए हैं इलेक्ट्रॉन। अब तुम ऊपर जाते हैं, यहाँ पे मैंने इसको 2 से और इसको 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया था, ताकि दोनों साइड इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए और उनको मैं दोनों लेफ्ट और राइट से कट कर दूं। तो कितने इलेक्ट्रॉन कट किए हैं? 6। तो अगर ये सेल है, इसमें n6 है, जो तुमने बैलेंस करते हुए इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड से कट किया है, वो तुम्हारा n है, एंड इट इज सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड। ठीक है, ये Q होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट। फॉर U it is similar to equilibrium constant, concentration of products divided by concentration of reactants, where each term is raised to its coefficient, stoichiometric coefficient। तो मैं इस सेल के लिए ऊपर इक्वेशन यहाँ पे देखो, अब मैं इसके लिए पुट कर रहा हूँ वैल्यू सारी। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, हमने जो निकाला था आई थिंक कितना था, 0.49 ध्यान से देखो, माइनस 0.059 अपॉन 6। सबको क्लास में 6 समझ आया? कहां से आया? यस सर। लॉग, बताओ किसका लॉग है? अब ये है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सॉलिड को नहीं लिखते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखते हुए, सॉलिड, ये सॉलिड है, इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ये आयन है Cr3+, और इसके यहाँ पे 2 है तो स्क्वायर हो इसका जाएगा, स्क्वायर अपॉन, सॉलिड को नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्रोमियम सॉलिड है, छोड़ दिया इसको। निकल 2+ लिखेंगे और हम उसका क्यूब कर देंगे, और ये दोनों तुमने इमेजिन नहीं करनी है, वैल्यू क्वेश्चन में दी होंगी, इनको पुट कर दोगे तुम तो तुम्हारा ई सेल निकलना शुरू हो जाएगा। तो तुम्हें अब नर्स इक्वेशन समझ आ रहा है क्या है? किसके लिए है नर्स इक्वेशन? टू फाइंड ई सेल। एक ही को समझ आ रहा है या बाकियों को भी आ रहा है? यस सर। 2 को समझ आ रहा है अब? यस सर। यस सर। अगर देखो इधर, पेज 72, नर्स इक्वेशन। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग सेल। ये अगर मेरा सेल है, ए प्लस बी एन इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं। ध्यान से देखो हमने क्या किया है, आर की वैल्यू मैंने दी है, फेरेडे दिया है, टेम्परेचर दिया है। अगर ये बच्चा मेरा सेल है तो सी, कैपिटल सी का कोएफिशिएंट सी है, हम अज्यूम करें कोई सॉलिड नहीं है, ये आ जाएगा न्यूमरेटर में देखो। और एन इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्सचेंज हो रहे हैं तो मेरा फाइनल फॉर्मूला ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.05 अपॉन एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, वेयर ईच टर्म इज रेज्ड टू इट्स स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आया होगा, जो नर्स इक्वेशन का क्वेश्चन है, आई विल राइट द क्वेश्चन, जस्ट दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, एंड आई विल सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट वन यू पीपल विल डू। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, फिर तुम लोग करोगे। दोबारा एक बार समझ लो क्या क्या है। तुमने सीधा, माय सजेशन इज, पहले तुम ये लिखो
But if you're lazy, you say, I don't want to write this, you can write this also in board exams. इसके कोई ऐसे मार्क्स नहीं है कि तुमने कौन सा लिखा है. ये ई सेल और ई नॉट सेल में डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये तुम्हें वाइवा में भी पूछ सकते हैं प्रैक्टिकल में कि डिफरेंस क्या होता है. दिस इज पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन. This is a standard potential of a cell when the concentration of all the ions is 1 molar. In this, n is the number of electrons which are exchanged in a balanced equation. Log Q is reaction quotient, which is concentration of products upon reactants. What you don't write are the concentrations of solids. Solid की concentration को unity लेते हैं. Unity means 1. तो उसको नहीं लिखते हैं इसलिए. तो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं. I will solve the entire question. Next one you people will do. Let me write the values. देखो, तुमने अब सिर्फ समझना है, इसको ध्यान से समझना. देखो इधर. I'll put it in the form of cell representation. Let's say you have Al solid slash Al3 plus. Say this is 0.01 molar slash this means a bridge, salt bridge, Ag plus, which is 0.1 molar slash Ag solid. ये उन्होंने सपोज तुम्हें सेल बना के दे दिया. Along with this, they have given you the values Al3 plus slash Al, E naught, Ag plus slash Ag. इसकी वैल्यू है -1.66 वोल्ट. इसकी वैल्यू है +0.80 वोल्ट. दोनों मैंने करेक्ट लिखी हैं. पेपर में चेक करना है. ये रिडक्शन के टर्म्स में होनी चाहिए. जान के वो ऑक्सीडेशन दे सकते हैं. अगर ऑक्सीडेशन देंगे तो चेंज करोगे तुम. मैंने करेक्ट दिए हैं तुम्हें वैल्यू. ध्यान से देखो, ये रिडक्शन हो रहा है. +1 से 0, +3 से 0. ये रिडक्शन के टर्म्स में. दीज आर करेक्ट वैल्यूज. तुम्हें ये गिवन है और तुमने क्वेश्चन है तुम्हें फाइंड ई सेल. अब तुम क्वेश्चन शुरू कैसे करोगे? कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा लिखना है उसको. सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखना होता है. सेल रिप्रेजेंटेशन में तुम्हें सिखा दिया ABC है. तुमने ऐसे शुरू करना है. एट एनोड Al सॉलिड बना रहा है Al3 प्लस. तो कॉमन सेंस है कि अगर Al सॉलिड Al3 प्लस बना रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा. एट कैथोड Ag प्लस अगर Ag बना रहा है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा. ये लिख दिया. अब 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है, तो इसको तुमने 3 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड कर दिया. किसी भी क्वेश्चन में कभी वो सेल रिएक्शन पूछेंगे नहीं, तुमने खुद लिखना है वहां पे. तो तुम्हारा सेल रिएक्शन आया Al सॉलिड प्लस 3Ag प्लस gives you Al3 plus 3Ag. Once I write this, जितने इलेक्ट्रॉन मैंने दोनों साइड से कट किए हैं मेरे पास वो आ जाएंगे. N3 हो गया इसका. साइड पे मैं E नॉट सेल निकाल लूंगा जिसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड. इसको देख के क्लियर है कि कैथोड कौन सा. ऊपर ABC लिखा हुआ मैंने. 0.8 माइनस 1.66. दैट मीन्स ये 2.46 वोल्ट पे सेल ऑपरेट करेगा. अब इस इंफॉर्मेशन के साथ अब हम जाते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे. ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059 अपॉन n log Q. ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल तुमने निकाला 2.46 माइनस
0.059 अपॉन n कितना है 3 लॉग, बताओ लॉग क्यू में क्या लिखूं, अब दिमाग लगाओ इस पॉइंट पे। पहला चीज पूछा तुमसे, लॉग क्यू के बाद क्या लिखूं मैं? AL3 प्लस AL3 प्लस, ये L3 प्लस अपॉन आएगा, AG प्लस का क्यूब। तो AL3 प्लस ये मुझे दिया हुआ है, AL3 प्लस लिखना है ऑब्वियसली, मैं लिख देता हूँ, मैं AL3 प्लस, और सॉलिड को लिखते नहीं हम, तो AG प्लस का क्यूब, these concentration of these ions is already given to you, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ E cell is equal to 2.46 minus 0.059 upon 3 log of AL3 plus बच्चा 0.01 है, I can write 0.01 as 10 to the power minus 2 और 0.1 को 10 to the power minus 1 का होल क्यूब। कितना आता है बोलो जल्दी से? log 10 log 10 आता है, नीचे -3 हो जाएगा ना, ऊपर जाके +3, log 10 कितना होता है 1, तो 2.56 माइनस 0.059 अपॉन 3 log 10 आ गया, log 10 1 होता है, ठीक है, तो ये तुम कैलकुलेट कर लोगे, तुम्हारा आंसर आ गया। अब ये सोचो, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है। फॉर द लेवल ऑफ डिफिकल्टी दिस अ प्रिटी सिंपल थिंग इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। सेल रिप्रेजेंटेशन बताओ, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, तो मैं आंसर निकाला मैंने 2.44, तो इसको तुम माइनस करके निकाल लो, ये 1.019 आ गया, तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ रहा है 0.0196, so you can put in 2.44 आ गया रफली आंसर, 2.4403 आंसर है। 2.44 इज एब्सोल्युटली फाइन, तुम बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे 0.06 ले लो, 0.02 कम कर दो, 2.44 लिख दो वहां पे। अब तुम एक बार आराम से, देयर इज नो हरी, देखो ये समझ आता है, अगर समझ आ रहा है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्या 3 चीजें करनी है तुमने, ऑर्डर याद कर लेना, सेल रिएक्शन लिखना है, ई नॉट सेल निकालना है और एन लिखना है। ये 3 चीजें करने के बाद तुम नॉट्स इक्वेशन यूज करोगे, कभी आंसर गलत नहीं आ सकता उसके बाद। तो अब तुम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करो, कैलकुलेटर यूज करना अलाउड है, तुमने मुझे आंसर चैट में भेजना है, बट सिंस वी हैव टाइम कंस्ट्रेंट आई विल ओनली गिव यू अराउंड 2 to 3 minutes टू सॉल्व दिस, ठीक है? सबको आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. yes sir yes sir मुझे कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीबॉडी जस्ट टू गिव मी अ फास्टर आंसर, प्रोसेस को फॉलो करो, गलती होने का कोई चांस नहीं है। 3 चीजें लिखनी है, 3 ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में, सेल रिएक्शन, ई नॉट सेल और एन, ये तीनों अगर तुम लिख रहे हो, तुम्हारा नर्स इक्वेशन का क्वेश्चन कभी बोर्ड एग्जाम में गलत नहीं हो सकता। स्पीड के मार्क्स नहीं होते, एक्यूरेसी के मार्क्स होते हैं, बिल्कुल आराम से करो, लिखो अब। लेट मी गिव यू iron and chromium, so you have Cr solid slash Cr3 plus 0.01 molar slash slash, which indicates a salt bridge, Fe2 plus 0.1 molar slash Fe solid. This is a cell which is given to you. E naught values note कर लो, E naught chromium 3 plus slash chromium minus 0.74 वोल्ट है, और E naught Fe2 plus slash Fe minus 0.44 वोल्ट है। Find E cell. So I'm waiting for your correct answers. You have 3 minutes from now to get the right answer.
हो रहा है तुम लोगों से? Yes, sir. Yes, sir. 2 लोगों ने भेजा अभी तक आंसर मुझे, अगम और विवेक ने। बाकी लोग भी भेजो। और मुझे बार बार पूछते रहते हैं क्लास कब होगा, एक बार नोट कर लो। ये जो हम तुम्हारा पूरा कोर्स कर रहे हैं, ये जो क्रैश कोर्स टाइप में तुम्हें करवा रहा हूँ, इसकी क्लासेस हैं मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, संडे। इसको नोट कर लो कहीं पे, मुझे मैसेज मत किया करो, एक ही चीज़ बार बार पूछते रहते हैं। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एंड संडे यू विल हैव योर क्लास। सो नाउ वी विल हैव दिस क्लास डे आफ्टर टुमारो। देखो, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट टाइम, इतनी देर में हो जाना चाहिए। अगर नहीं भी हो तुम लोग करते रहो, मैं आई जस्ट पुट इन फ्रॉम माई साइड हाउ यू सॉल्व दिस। विश्वास, मुझे तेरा थोड़ा आंसर गलत लग रहा है, तू देख, बाकी सबका लगा रहा, तेरा आंसर लगा रहा। इसमें तुमने सबसे पहले लिखा एट एनोड, Cr solid gives you Cr3+, ऑब्वियसली कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा? 3। एट कैथोड Fe2+ will accept 2 electrons and form Fe। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो इसको तुम मल्टीप्लाई करो 2 से, इसको करो 3 से और ऐड कर दो। आई थिंक यू विल एंड अप विद 2 Cr solid plus 3 Fe2+ gives you 2 Cr3+ plus 3 Fe। ये लिखते ही what I should be very clear कि मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स को दोनों साइड से कट किया है? 6। मेरा E0 सेल होगा कैथोड माइनस, तुम लोगों का आया E0 सेल 0.3 वोल्ट आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ये 3 चीजें तुम चेक करनी है तुमने, इररिस्पेक्टिव ऑफ किस स्पीड से तुम कर रहे हो, और आंसर करेक्ट आएगा अगर ये तुम 3 चीजें ठीक लिख दो पहले। 1 2 3, ये 3 चीजें आनी चाहिए। अब तुम सीधा मैथ्स इक्वेशन में जाके पुट कर दो। तो ये क्वेश्चन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो लिखा ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log Q। 0.3 माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग में बोलो, सॉलिड को नहीं लिखते तो क्रोमियम 3+ का स्क्वायर समझ आ रहा है सबको? और इस साइड Fe2+ का क्यूब होगा, लिखा आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. तो तुम्हारा ई सेल आ रहा है 0.3 माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग, कितना दिया बच्चा? क्रोमियम 3+ 0.01 है 10⁻² का स्क्वायर। ये हो गया 10⁻⁻1 का क्यूब। कितना बनता है ये नेट? नेट वैल्यू कितनी आ रही है? 10 सॉरी, minus log 10. log of 10⁻⁻1, am I right? Yes, sir. Yes. log of 10⁻⁻1 is -1, तो 0.3 माइनस 0.059 अपॉन 6, 10⁻⁻1 का लॉग -1 होता है, इंटू -1, माइनस प्लस हो जाएगा वो, तो 0.3 प्लस 0.059 अपॉन 6। अब तुम अगर इसको अप्रोक्सीमेटली 0.06 ले लेते हो, सपोज ये 0.059 की जगह 0.06 ले लो, तो 0.301 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। अगर नहीं ले रहे हो तो 0.300 कुछ आ जाएगा, 300। मैं एग्जैक्ट निकाल देता हूँ, आई एम जस्ट यूजिंग द कैलकुलेटर। उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये तो मैथ्स का कैलकुलेशन। मैंने 0.059 लिख के इसको करके प्लस
0.3 कर दिया है तो तुम्हारा आंसर आ रहा है 0.3098 वोल्ट्स। अब किसी ने अगर 0.301 लिखा है तो भी उसका आंसर करेक्ट है। देयर इज नो डिस्प्यूट रिगार्डिंग दिस। अब ये तुम्हें समझ आया है या नहीं आया है मुझे ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अब हरनव तेरा आंसर गलत है। दिगांत तुझे वो एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। अगर तू 0.3 लिखाएगा बच्चे तो वो तो ई नॉट सेल भी है ना। करमबीर का 0.29 क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता, उसने माइनस गलत लिया है। सर मेरा शायद 0.398 आ रहा है। नहीं 0.3098 आएगा। चेक कर कैलकुलेटर, ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे कर इसको, इतने पार्ट को जो मैंने निकाला है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है हाँ सर वो ऊपर नीचे हो गया होगा। इसको ठीक है। और सान्या का भी ठीक नहीं आ रहा, भव्या का भी ठीक नहीं आ रहा, मृदुला का भी ठीक नहीं आ रहा, केशव का ठीक है। काफी लोगों ने आंसर गलत निकाला है। इतना मुश्किल था ये क्वेश्चन? मैं एक पॉइंट बता देता हूँ। हमारी क्लास 10 मिनट और है। पहले तुम्हें एक पॉइंट सिखाना चाहता हूँ, फिर मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लोगों का गलत आया है। ये इजी था क्वेश्चन। पहले एक चीज सीख लो, थोड़ा ध्यान देना। ये इंपॉर्टेंट है, बुक में प्रिंटेड है, तुमने सिर्फ समझना है इसको। मेरा ये सेल है जो मैंने जिससे क्लास शुरू की थी आज। ये सेल का ई नॉट सेल 1.1 वोल्ट होता है। ये सेल रिएक्शन है। तो ये सोचो, मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, जब ये सेल काम कर रहा है तो ये कंटिन्यूसली कम होता जाएगा और ये कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। तुम इसमें नर्ड्स इक्वेशन को एम्प्लॉय करते हो। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग। सॉलिड को हम लिखते नहीं है तो यहाँ पे Zn2 प्लस आएगा और यहाँ पे Cu2 प्लस आएगा। इमेजिन करो ये सेल काम कर रहा है, कंटिन्यूसली ये बढ़ता जाएगा, कंटिन्यूसली, और कंटिन्यूसली ये कम होता जाएगा। इसका मतलब न्यूमरेटर अगर बड़ा हो रहा है, डिनोमिनेटर छोटा होता जा रहा है, नंबर बढ़ता जा रहा है। ये पूरी चीज की वैल्यू बढ़ती जाएगी क्योंकि न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है। 0.059 और एन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये अगर बढ़ता ही जाएगा टाइम के साथ, कभी ना कभी ये इसके बराबर हो जाएगा। एट दैट पॉइंट E cell becomes 0. That is the point of equilibrium. At equilibrium, तुम Q नहीं लिखते उसको, Q becomes K. और ये बहुत लॉजिकल है। जब ये सेल ऑपरेट कर रहा है तो द कंसंट्रेशन चेंज causes the potential of the cell of half cells to change. जिंक वाला कॉपर को इलेक्ट्रॉन देता जा रहा है, देता जाएगा तो उसके आयंस चेंज होते जा रहे हैं। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जिंक और कॉपर कनेक्टेड है पर करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा बिकॉज द पोटेंशियल इज बिकम इक्वल, बिकॉज द कंसंट्रेशन इज बिकम सो, either one is become so concentrated and other one is become so less concentrated. ये सेल रिएक्शन है, कंटिन्यूसली ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है, डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है, तो ये नंबर बढ़ता जा रहा है, उसका लॉग बढ़ता जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये इसके बराबर हो जाएगा तुम बोलोगे ई सेल हैज बिकम 0। तो ई सेल को 0 पुट कर दो। ये यहाँ पे पुट करके दिखाया हुआ है मैंने, यहाँ पे देखो। अब यही एग्जांपल हमने यूज किया है, रिलेशनशिप बिटवीन ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैंने ये सेल लिया, ये मैंने ओवरऑल रिएक्शन लिखा, इसका एन यहाँ पे मैंने 2 लिखा। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ये पूरा नर्ड्स इक्वेशन लिखा, एन को 2 पुट कर दिया, Zn2 plus upon Cu2 plus. As the cell operates, concentration of Zn2 plus keeps on increasing while concentration of Cu2 plus keeps on decreasing. So E cell keeps on decreasing, and after some time we shall note that there is no change in concentrations of Zn2 plus and Cu2 plus, and at the same time voltmeter gives 0 reading. This indicates that equilibrium has been attained.
सो एट इक्विलिब्रियम तुम क्यू नहीं लिखते, के लिखते हो. एट इक्विलिब्रियम ई सेल 0 हो जाएगा. ई नॉट सेल माइनस 0.059 लॉग के. ई नॉट सेल को इस साइड ले जाओ, माइनस माइनस कट जाएंगे. ये तुम्हारा फॉर्मूला, तुमने डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में इसको यूज कर सकते हो. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ई नॉट सेल? ये तुम्हारा फॉर्मूला है. ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log K. सबको पुट करते हो तो नीचे वाला आ जाएगा 0.059. ये समझ आता है सबको? Yes, जो sir. बॉक्स में दिया हुआ है, जो हाईलाइटेड है, उस पर इंपॉर्टेंट लिख लो. ये टाइटल है यहाँ पे, रिलेशनशिप बिटवीन E naught cell and equilibrium constant. E naught cell is equal to 2.303 RT upon NF log K. R, T और F की वैल्यू पुट करोगे 0.059 आ जाएगा. N किसी भी इक्वेशन को देख के बता सकते हैं. अब एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं दोबारा से नट्स इक्वेशन का, उसके बाद क्लास खत्म है. इसका सिर्फ मुझे करेक्ट आंसर चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखो. तुम कैजुअली मत करो क्वेश्चन. तो जो बोर्ड का एग्जाम है और ये क्वेश्चन 3 नंबर का आ रहा है, तुमने अफोर्ड नहीं कर सकते हो. बिल्कुल आराम से करो. आई नीड अ करेक्ट आंसर फ्रॉम यू पीपल, अदरवाइज द क्लास हैज नो पर्पस. अगर आंसर ही ठीक नहीं आ रहा तो करना क्या फिर हमें पढ़ के. लिखो क्वेश्चन. AL solid slash AL3 plus 0.1 molar slash Cu2 plus 0.01 molar slash Cu solid. ये तुम्हें गिवन है. E नॉट, ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, इसके बाद क्लास खत्म है. जस्ट हैव टू गिव मी द करेक्ट आंसर. ये इसका E नॉट गिवन है, दोनों में करेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ रिडक्शन के टर्म्स में, देयर इज नो कैच. इसकी वैल्यू होती है प्लस 0.34 वोल्ट. फाइंड ई सेल. शुरू हो जाओ. Follow the process. तो लोगों ने आंसर भेजा, राम ने भेजा है और विवेक ने भेजा है. तुम दोनों ने कैलकुलेटर यूज किया है तो आंसर में हल्का सा फर्क आ रहा है. सर राम एक बार चेक कर आंसर तेरा, मतलब 0.02 का फर्क है तुम लोगों में. फर्क नहीं आना चाहिए. अगर हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो हमारा आंसर एग्जैक्टली मैच होना चाहिए ना सबका आंसर. सर मैंने 0.059 को 0.06 ले लिया. तो भी 0.02 का फर्क नहीं पड़ सकता उससे. 0.02 इज अ वेरी लार्ज नंबर फॉर द गिवन क्वेश्चन. उसका डिफरेंस नहीं आना चाहिए. और कुछ लोग कभी भी आंसर नहीं भेजते हो. तुम सीखोगे क्या अगर आंसर ही नहीं भेजोगे? तो भेजो आंसर. अब क्लास में 2 वैरायटी आ रहे हैं आंसर में, और मुझे वही समझ नहीं आ रहा कि 2 तरह के आंसर क्यों होंगे इसमें. एक आंसर है 1.96 और एक आंसर है 1.98. 1.98 क्यों आएगा आंसर?
अगर 96 आ रहा है तो 0.202 का तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसके लिए। अब तुम्हारा सेल रिएक्शन ये होना चाहिए, मैं सीधा सेल रिएक्शन लिख रहा हूँ। देखो इधर Al ने Al3+ बनाया होगा और Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 2 से उसको 3 से। तुम लोगों का सेल रिएक्शन ये आ रहा जो मैं लिख रहा हूँ, देखो ओवरऑल सेल रिएक्शन ये है या नहीं है, ये बताओ। Yes, sir. तो Yes. N6 आ रहा है तुम लोगों का, यस। Yes, sir. और E0 सेल कैथोड माइनस एनोड, कैथोड 2 आ रहा है, वो एग्जैक्ट 2 आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, ये हमारा 1 है। देखो 3 चीजें हमें चाहिए नर्स इक्वेशन में गलती ना करने के लिए, 3 चीजें हमने यहाँ पे लिख दी। अगर ये 3 चीजें मेरे से मैच कर रही हैं, देन टू गेट अ रॉन्ग आंसर यू रियली नीड टू बी पुअर इन मैथमेटिक्स। नर्स इक्वेशन लगाया, ई सेल मैं सीधा कर रहा हूँ, E0 सेल 2 है माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग प्रोडक्ट साइड पे देखो, सॉलिड को लिखते नहीं है, ये सॉलिड है, छोड़ दो इसको। Al3+ कितना दिया हुआ है 0.1 10⁻⁻1 होता है ये का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सॉलिड को लिखना नहीं है, Cu2+ 0.01 है 10⁻² हो गया, इसका क्यूब। ये नेट कितना बनता है ये बताओ, ये चीज कितनी बनती है 10 to the power 4. 10⁻⁴। तो 10⁻⁴ का लॉग कितना होता है 4. 4। अब तुम्हें ये कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर के साथ तुम कैसे गलत आंसर निकाल सकते हो, दैट इज बियॉन्ड माई कंप्रिहेंशन। ठीक आना चाहिए आंसर, इसमें क्या है 0.05। और क्लास में कर रहे हो तो एक चीज याद रखो, अप्रोक्सीमेट ना करो ना, एग्जैक्ट निकालो आंसर। अप्रोक्सीमेट करके क्या करना है -2। तुम्हारा आंसर आना चाहिए 1.960666 चलता जा रहा है। तो 1.96 वाले ठीक हैं और 1.98 वाले गलत है। 98 कहीं से नहीं बनता है, इसमें कोई एंगल से 98 नहीं आएगा। ये आ गया समझ जो किया है मैंने? yes. सर 961 भी चलेगा ना? हाँ 961 भी चलेगा, 96 के आसपास भी चलेगा, बट तुम्हारा आंसर 1.98 नहीं आ सकता है। मुझे केशव तेरा आंसर 4 कैसे आ गया? 4 क्या लिखा है तूने? नहीं सर, उसके ऊपर मैंने करेक्ट आंसर भेजा है, वो log 10,000 वैल्यू। अर्चित तेरा आंसर 1.6 कैसे आ गया? और सर वो लास्ट में टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। समझ आ गया सबको? अब ऐसा है, कल ट्यूसडे को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ट्यूसडे को मेरे दोनों बैचेस में 5:20 पे और 6:30 पे, 6:30 वाला ऑनलाइन भी होता है, मैं तुम्हें क्लास कोड भेज दूंगा। मैं ऑर्गेनिक करा रहा हूँ इनको रिवाइज। ऑर्गेनिक में आई विल बी रिवाइजिंग नेम रिएक्शंस, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एंड देन आई विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ जेड टाइप। काफी दिन से ऑर्गेनिक रिवाइज नहीं किया है, तो जेड वाले कल हम क्वेश्चन करेंगे, दोनों बैचेस में सेम है। ये वाला ऑनलाइन है, तो जिसने ऑर्गेनिक रिवाइज करनी है ऑनलाइन कर लेना या क्लास में आना, यूर मोस्ट वेलकम। और इलेक्ट्रो इस पॉइंट से वी विल बी कंटिन्यूइंग ऑन वेडनेसडे। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? Yes, sir. चलो, take care, good night, and if you have doubts just message me. Okay then, take care, bye, Thank you, sir. Thank you, sir. good night.